हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश कुमार गुप्ता। यूट्यूब के आपके चैनल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दिसंबर सीटेट 2021 के पेपर एनालिसिस के सीरीज में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सीटेट 2021 के 5 जनवरी 2022 को हुए पेपर फर्स्ट के मैथ सेक्शन का। इससे पहले मैंने सीडीपी के सेक्शन का पूरा एनालिसिस किया हुआ है, उसका वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं आगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है? घड़ी की दोनों सुइयां जब 6 पे हैं तो इसका मतलब कि घड़ी में 6:30 बज रहा है और शाम का समय है, तो ये शाम के 6:30 बज रहे हैं, जिसको 24 घंटे वाली घड़ी में 18:30 कहा जाएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है। इसका मतलब कि तीनों कोणों का सम तो हम जानते हैं कि 180 होता है ना, तो 5, 6, 11, 7, 18, 18x का वैल्यू यहाँ पे 180 दे रखा है, तो 1x का वैल्यू हो जाएगा 10। ओके, तो 5x जो है सबसे छोटा एंगल है, इसलिए 5x का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक सकते हैं। तो 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्ग की आवश्यकता होगी? तो 18 गुना 3 की आवश्यकता होगी, जो कि 54 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गणित में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का उपयुक्त उदाहरण क्या है? विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों के निजी यानी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणित की समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ संलग्न है। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का। शिक्षक श्यामपट्ट पर समस्या को हल कर रहा है, विद्यार्थी कलन विधि को समझा रहा है। देखिए, शिक्षक खुद से हल कर रहा है और विद्यार्थी को समझ में समझा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है। अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर समस्या को हल करने के लिए कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन जो है सबसे उपयुक्त होगा, इसलिए पहला ऑप्शन चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिल की लंबाइयाँ एक स्केल से मापते हैं, जिसके निम्न प्रकार से परिणाम दिए हुए हैं। पाँचों पेंसिल की लंबाइयाँ है ये। अब कह रहा है कि औसत लंबाई क्या होगी? तो औसत लंबाई निकालने के लिए इन पाँचों पेंसिल को जोग आप निकाल दीजिए और जोग को जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि है 11.2। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठे नंबर क्वेश्चन में आपको जो है 2 भिन्न दिया हुआ है और उसका योग पूछ रहा है, तो इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 47/60। ओके, बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 रंग नीला, पीला, काला और सफ़ेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12, 15 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखिए, समान संख्या में अगर उनको कमीजें खरीदनी है तो किसी पैकेट में तो 5 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है, तो समान संख्या इनका क्या होगा? इनका एलसीएम होगा, जो कि होगा 60। अब इनको 60 खरीदने पड़ेंगे प्रत्येक कलर के। ओके, तो पहला जो नीला कलर का पैकेट है, नीले कलर के पैकेट में 5 कमीजें हैं, तो 60 कमीजें खरीदने के लिए आपको 12 पैकेट नीले वाले लेने पड़ेंगे। ठीक है, 12 नीले वाले पैकेट लेने पड़ेंगे और 12 नीले वाले पैकेट सिर्फ तीसरे नंबर ऑप्शन में ही दे रखा है, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 10 पीले पीले वाले शर्ट जो है उसके पैकेट में 10 कमीजें आएंगी, तो इसके लिए 60 पूरा करने के लिए आपको 10 पैकेट लेने पड़ेंगे। तो 10 पीले वाला, जो कि इसमें सॉरी 10 तो है ही, 10 जो है वो कमीज एक पैकेट में आ रहा है, तो आपको 6 पैकेट लेना पड़ेगा 60 को पूरा करने के लिए। तो 6 पीले वाले पैकेट यहाँ पे दे रखा है,
ठीक है, तो इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन ही इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के अनुसार ज्यामितीय विवेचन के स्तरों को सही क्रम को निरूपित करता है। तो वैन हेले के अनुसार सही क्रम जो है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड में, कि पहले होता है दृश्यीकरण, तब संबंध पहचानना, तब निगमन, तब विश्लेषण, तब स्वयं सिद्धि, जिसको कि आप विजुअलाइजेशन, रिकॉग्निशन, डिडक्शन, एनालिसिस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सब कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है ये सही क्रम है, वैन हेले के ज्यामितीय विवेचन के स्तरों का ये सही क्रम है, इसलिए 8वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे उपयुक्त नहीं है पूछा है, तो अगर गणितीय कार्य कठिन है तो विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रखा जा सकता है, तो ये गलत है। ये मतलब बात उपयुक्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन और तीसरे नंबर और चौथे नंबर ऑप्शन में क्या दे रहा है। देखते हैं, गणितीय कार्यों को समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के अन्वेषण के लिए लचीलापन उपलब्ध कराना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गणितीय कार्यों की समस्या को हल कराना है तो फिर आपको वैकल्पिक मार्ग देने होंगे। ठीक है, उसमें लचीलापन देना होगा कि बच्चा जो है एक तरीके से हट करके अलग अलग तरीकों से जो है समस्या को हल कर सके। गणितीय कार्यों को विद्यार्थियों को स्वायत्त अधिगमकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ लर्नर बनने के लिए तो प्रोत्साहित करना ही चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। उपयुक्त गणितीय कार्यों से जब विद्यार्थियों को चुनौती दी जाती है तब प्रायिकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि कठिन समस्याओं से निपटने की उनकी क्षमता बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हाँ, तो ये भी बात सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन में जो बात कहा गया वही गलत है, और इसमें पूछा है कि गणित कार्यों के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री के सारे कोण जो होते हैं, 90 डिग्री के सारे कोण सिर्फ इन ऑप्शन में से सिर्फ 2 ही ऑप्शन में पॉसिबल हैं, वर्ग के और आयत के। इन्हीं दोनों के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। बाकी समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है, 90 डिग्री से अधिक और कम भी हो सकता है कोण। ठीक है, तो यही दोनों पॉसिबल बन रहे हैं। अब पहला कंडीशन में कह रहा है कि मेरी 2 सममित रेखाएं हैं। 2 सममित रेखाएं का मतलब हो गया सिमेट्री लाइन। 2 सिमेट्री लाइन जो है वह आयत में होती है। सॉरी, ये सिमेट्री लाइन नहीं है, सिमेट्री लाइन 2 ऐसे ऐसे खींचे जाएंगे। ओके, आयत में 2 ही सिमेट्री लाइन होती है। फिर से मैं बना दूं, आयत में 2 सिमेट्री लाइन होती है इस तरीके से जो खींची जा सकती है, जबकि वर्ग में आपको 2 से अधिक सिमेट्री लाइन खींच सकते हैं। ओके, सिमेट्री लाइन क्या है आप जानते होंगे। सममित रेखाएं क्या होती हैं, जो बराबर समरूपों में बांटती हैं 2 त्रिभुजों को, 2 पार्ट्स में बांटती हैं किसी भी आकार को, आकृति को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आयत ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आयत के ही 2 सममित रेखाएं हैं, वर्ग के तो 2 से ज़्यादा सममित रेखाएं हैं। ओके, तो इसलिए 10वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उनके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया, फिर अपने एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर होगी? नहीं, बिल्कुल गलत। प्रयोग की गई जो रस्सी होगी वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, व्यास के बराबर नहीं होगी। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर होगी, ये भी गलत। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी, बिल्कुल सही। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की परिधि के बराबर होगी, ये भी गलत। तो तीसरा नंबर ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक गणित कक्षा में भिन्नों की अवधारणा के परिचय के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी रणनीति उपयुक्त है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, कागज को मोड़ने के क्रियाकलापों को सममित आयताकार पट्टियों एवं वृत्ताकार कटआउट के साथ करना, ये इसका सही जवाब है। ये रणनीति सबसे ज़्यादा उपयुक्त है बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वें नंबर क्वेश्चन में 13वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है
और इसकी परिसीमा 20 सेंटीमीटर, परिसीमा मतलब परिधि, परिधि अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब प्रत्येक भुजाएं जो है वो 5-5 सेंटीमीटर की होगी। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर, एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काटा जाता है। मान लीजिए इस कोने से हम 1 सेंटीमीटर वर्ग का एक सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काट ले रहे हैं। तो अब जो नए आकार का ये वाला आकार जो बचा, इसकी परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा, तो देखते हैं इसका परिसीमा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर थी, इसमें से 1 सेंटीमीटर काट लिया गया तो 4 सेंटीमीटर रह जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो भी 4 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो परिसीमा ज़रा देखते हैं, ये जो भुजा है ये 5, इसके बाद ये 5, तो 5 5 10 हो गया, ये 4 10 4 14 हो गया, 14 और ये 1 15 15 1 16 16 और 4 20। अच्छा, तो परिसीमा जो है वो 20 थी पहले और अभी भी 20 है, इसलिए परिसीमा में कोई अंतर नहीं आएगा और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा कि नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षण अधिगम से संबंधित रटकर याद करना बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 14वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन, 15वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षाओं की गणित पाठ्य पुस्तक के बारे में अति उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान को केवल विशेष गुणों, विशेष युक्तियों के ज्ञान तक सीमित होना चाहिए, सीमित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए, हाँ ये बात सही है कि विद्यार्थियों की रोजमर्रा की भाषा से ही संबंध लगभग सेम भाषा होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक में भी। ओके, पुस्तकों में कहानियों और दूसरे वृत्तांत सम्मिलित नहीं होने चाहिए, ये गलत है, सम्मिलित होने चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी ही केवल यहाँ पे अति उपयुक्त है, तो केवल बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर ऑप्शन का, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे 16वें नंबर क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है। बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों या मतों के साथ आते हैं, बिल्कुल बात सही है। विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार या मत स्कूली गणित से असंगत होते हैं, नहीं संगत होते हैं, उनके विचार जो है वो स्कूली गणित के लिए संगत होते हैं, असंगत नहीं होते हैं, ये गलत हो गया। बच्चों के में दिक् स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है, गलत। दिक् स्थान संबंधित समझ और भी तरीके से विकसित होती है, केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान ही विकसित नहीं होती, ये बात गलत है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं, हाँ बिल्कुल सक्षम होते हैं। तो बातें जो है दो सही हैं, ए नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन सही है, इसलिए ए और डी देखेंगे कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिमल अपने जन्मदिन पर एक कैंडी का पैकेट लाया, उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मिक्कू को दिया, ठीक है। तो इन सब का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 57/60, यानी 57/60 भाग जो है कैंडी का पैकेट का 57/60 भाग वो बांट दिया अलग अलग बच्चों को। ओके, तो उसके पास कितना बचा, उसके पास बचा केवल 3/60 भाग। ओके, 3/60 भाग बचा। तो कह रहा है कि बची हुई 6 कैंडियाँ उसने स्वयं खा ली, तो पैकेट में कितनी कैंडी थी, तो जो बचा हुआ कैंडी है 3/60 भाग वही है 6 कैंडी। ओके, तो 6 कैंडी जो है वो पैकेट में टोटल कैंडी के 3/60 के बराबर है। 6 कैंडी जो है वो पैकेट में टोटल कैंडी जो थी उसके 3/60 के बराबर है, इसलिए पैकेट में टोटल कैंडी अगर निकालना चाहें हम तो इसको निकाल सकते हैं 60/3 करके, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स में और 2 से 60 गुना करेंगे तो 120 होगा और ये चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे। 18वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 के अनुसार गणित में कक्षा पर आधारित आकलन के बारे में कौन सा अति उपयुक्त है। इसे सिर्फ विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए ही नहीं करना चाहिए बल्कि प्रतिपुष्टि प्रदान करने और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है।
स्व आकलन प्राथमिक कक्षाओं में संभव नहीं है, ये बात गलत है। इसे कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि विद्यार्थियों को प्रगति करने में शायद, देखिए विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध कीजिएगा तो विद्यार्थियों की प्रगति कैसे हो सकेगी, गलत है। इसे गणितीय निर्देशों का हिस्सा का भाग नहीं होना चाहिए, मतलब गणितीय निर्देशों का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, अपितु इसे गणितीय निर्देशों से पृथक करके रखना चाहिए। नहीं, गणितीय निर्देशों से पृथक नहीं कर सकते इसको, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब होगा। 18वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे। 19वें नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि 73 + 35 + 27 की तरह से दी गई 3 संख्याओं का योग करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित रूप से परिकलन करता है। पहले वो 73 और 35 को साथ में लेता है और 27 को बाद में, और तब जाके जोड़ता है। फिर 35 और 73 को साथ में लेकर के 27 को बाद में लेकर के जोड़ता है। फिर 35 को अलग रखता है और 73 + 27 को साथ में जोड़ करके और तब जाके बाद में 35 को जोड़ करके वो गणन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर विद्यार्थी जो है गणना कर रहा है तो विद्यार्थी योग के कौन से गुणधर्मों का उपयोग कर रहा है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर रहा है। कभी पहले 73 ले रहा है तो कभी 35 ले रहा है तो कभी जो है कुछ ले रहा है। तो इसलिए ये संख्याओं के क्रम का विनिमय कर रहा है। तो क्रम विनिमय तो इसमें लागू हो रहा है। और उसने जो है क्या किया है कि कभी दो चीज़ों को साहचर्य मतलब साथ में लिया है और कभी दो किसी और अलग टर्म को साथ में लिया है। तो इसलिए साहचर्य का नियम भी यहाँ पे लागू हो रहा है। तो 19वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। 19वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा कि क्रम विनिमय का नियम और साहचर्य का नियम यहाँ पे दो गुणधर्मों का उपयोग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वां नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। 35 और 23 में गुणा करना है तो वह 3 × 5 = 15 का 5 लिख दे रहा है और एक कैरी जो है वो 2 × 3 = 6 में जोड़ दे रहा है, 2 × 3 = 6 करके 7 लिख दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से विद्यार्थी द्वारा जो त्रुटि हुई है उसके प्रायिक कारण क्या हो सकते हैं, तो उसके प्रायिक कारण जो हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं। देखिए, विद्यार्थी 10 तक के पहाड़ों को पुनः स्मरण करने में असमर्थ है, ये बात सही नहीं है। विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया, ये भी गलत है। योग की कलन विधि का उपयोग यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, विद्यार्थी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं को पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थ है, ये बात सही है। वो पुनः समूहीकरण नहीं कर पाया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि 3 का गुणा 5 के साथ तो किया है, 3 का गुणा जो है वो 5 के साथ किया है, लेकिन 3 का गुणा फिर 3 के साथ नहीं किया है। 2 का गुणा फिर 5 के साथ नहीं किया है, सिर्फ सीधे 2 का गुणा 3 से कर दिया है, यानी कि वह जो है पुनः समूहीकरण कर पाने में असमर्थ है। इसलिए इस क्वेश्चन का 20वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 ही सही जवाब हो जाएगा कि विद्यार्थी संख्याओं को गुणा करते समय संख्याओं का पुनः समूहीकरण करने पाने में असमर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, ये बात गलत है। एक न तो एक अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। 21वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22वें नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण या रूपक कौन से हैं। गणित पाठ्यचर्या को कैसा होना चाहिए, इसे महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए, बिल्कुल सही। इससे क्रियाकलाप यानी गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक्टिविटी पर सेंट्रलाइज होना चाहिए। इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। अधिक संख्या में योगात्मक आकलन अगर सम्मिलित कर दीजिएगा आप तो फिर सृजनात्मक आकलन कौन करेगा, रचनात्मक आकलन कौन करेगा। तो इसे समझ या बोध से अधिक ऊपर क्रिया विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर बल देना चाहिए। नहीं, समझ से बहुत ऊपर रखिएगा तो फिर तो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ए और बी ही यहाँ पे सही है। तो 22वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब हो जाएगा। 22वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 19,995 प्राप्त करने के लिए इसको और इसको इन संख्याओं के योग में से क्या घटाना चाहिए। तो इन तीनों को आप जोड़ दीजिए और उसके बाद 19,995 को घटा दीजिए तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन। तो 23वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 5,594। बढ़ते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 24वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा। बच्चों, मनोगत 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है।
तो यहाँ पे पदानुक्रमिक मतलब लगातार एक के बाद एक समावेशन किया जा रहा है। 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4, इस तरीके से पदानुक्रमिक समावेशन यहाँ पे किया जा रहा है। तो 24वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वें नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है? 25वां नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान के प्रक्रिया मॉडल का चरण नहीं है। देखिए, पोलिया जी ने जो है समस्या समाधान के मॉडल दिए हैं, जिसमें इसका चरण नहीं है। वो है यहाँ पे कलन विधि को याद करना इसमें नहीं दिया गया था। बाकी योजना की युक्ति निकालना ये दिया गया है, समस्या को समझना ये दिया गया है, पुनः जांचना ये भी इस पोलिया के समस्या समाधान मॉडल का चरण है, लेकिन कलन विधि को याद करना ये नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 55,55,55,555 बहुत ही सिंपल इसको प्रदर्शित करता है। तो इसमें देख सकते हैं आप 3 3 6 एक साथ 7 बार 5 आया है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है। 4 3 7 7 5 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो 1 नंबर ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। 26वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वें नंबर क्वेश्चन में। 27वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 51.2/3 किलोग्राम चीनी से 3/4 kg के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आप सिंपली जो है 51.2/3 में 3/4 से भाग लगा सकते हैं। अगर आप भाग लगाइएगा तो फिर आपको जो है 68 प्राप्त होगा। कुछ शेषफल भी प्राप्त होगा, लेकिन 68 पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 27वें नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर ऑप्शन सही जवाब हो सकता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे, देखिए 51 तिया 153 153 सॉरी 51 हाँ 153 153 और 2 155 155/3। अब इसमें भाग है, भाग को गुना में पलट दीजिए और इसको हर को अंश और हंस को हर बना दीजिए उसके बाद वाले को, तो 4/3 हो जाएगा, मतलब विलोम लिख दीजिए। तो इस तरीके से इसका और इसका गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 4 पचे 20 और 4 एकम 4 तो 620 आ जाएगा। 620/9 620/9 कीजिएगा तो 68 पूर्ण संख्या आएगा। ठीक है, शेषफल भी कुछ बचेगा। तो तीसरा नंबर ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 27वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन और कारण पे निर्भर है। अभिकथन दिया है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। बच्चे को पहले कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाइए, जो चीज़ें दिखाई देती हैं सामने प्रत्यक्ष रूप में दिख सके, उन चीज़ों को दिखा करके सिखाइए और उसके बाद उनके अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट कीजिए। ओके, तो ये अमूर्त से अमूर्त बात सही है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी बिना चिंतन या बिना सोचे गणित का करना आरंभ कर देते हैं, ये बात गलत है। प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिंतन नहीं करते, वो सोचते नहीं है, वो भी सोचते हैं, वो भी चिंतन करते हैं। ओके, तो ये रीजन गलत है, ये तो सही है, आर गलत है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। 28वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वें नंबर क्वेश्चन पे। 29वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। तो क्रम में तीसरी संख्या क्या है? तो मान लीजिए आप यहाँ पे पहला टर्म मान लीजिए कि ए है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इसमें, कॉमन डिफरेंस जो है वो, क्योंकि सम संख्याएं हैं तो कॉमन डिफरेंस इनका 2 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 संख्याओं का S7 जो है वो दे रखा है 98। अब आप S7 का फॉर्मूला जानते होंगे, मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे। सम ऑफ 7 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 यानी कि 7/2 गुना 2a, तो पहला टर्म तो हमको पता नहीं, 2a के जगह 2a लिखिए, प्लस n-1 यानी कि 7 - 1, 7 टर्म है ना इसलिए n का वैल्यू 7, तो 7 - 1 मतलब कि 6 और गुना कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे 2 है। तो इसको सॉल्व करके और बराबर 98 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2a + 12 बराबर 98 गुना 2/7। 7 से 98 कटा 14 बार में, तो 14 दूना 28 हुआ। ओके, तो 2a + 12 बराबर 28 हो रहा है, तो 2a का वैल्यू जो होगा वो 28 - 12 हो जाएगा। इसलिए a का वैल्यू जो है 28 - 12 करिएगा आप तो आ जाएगा 16, और 16/2 कीजिएगा
तो आ जाएगा आपको 8। ओके, यानी कि पहला टर्म 8 है तो दूसरा टर्म सम संख्याओं का है, तो पहला टर्म 8 है तो दूसरा 10 होगा और तीसरा 12 होगा। तीसरा जो है 12 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 29वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है ये देखते हैं। शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या और उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। बच्चे के लिए अगर अर्थपूर्ण चीज़ें हैं तो उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि उसके बारे में बच्चे सोचें। अंकों के नामों को याद करके, याद करना बिल्कुल नहीं, याद करने को प्रोत्साहित करना ही नहीं है, बी नंबर ऑप्शन से गलत है। विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ, विद्यार्थियों को जो है चल वस्तु जो है, चल अचल वस्तु, उनका समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, ये एक्टिविटी है। ओके, तो ए और सी यहाँ पे सही है, इसलिए 30वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 ही सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहे आज के मैथ्स जो 5 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था, उसके पेपर फर्स्ट के मैथ सेक्शन का पूरा एनालिसिस। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि आपको डाउट हो सकता है, मैंने उस डाउट को कोशिश किया है कि पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।